नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उन्हीं पर वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से भावना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे। जिस तरह से ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक टोक्यो में चल रहा है, वहीं कल सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता चीनी खिलाड़ी को हराकर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल आने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिंधु की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देश का नाम उन्होंने 2 बार रोशन किया। पिछले रियो ओलंपिक में जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके देश को एक गौरव प्रदान किया था जी। और इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीत करके और उन्होंने देश को फिर से गौरवान्वित किया है। हालांकि उनका जो ट्वीट आया है, उनका जो बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं या दुखी हूं, क्योंकि मैं खुश इसलिए हूं कि मुझे मेडल मिला है और दुखी इसलिए हूं कि मैं गोल्ड की उम्मीद कर रही थी और मैं सिल्वर भी नहीं ले पाई और इस बार मुझे ब्रॉन्ज पे जो है वो समझौता करना पड़ा। तो 3 स्थितियां निर्मित हुई हैं। दूसरा, जो हॉकी में अभी थोड़ी देर पहले समाचार मिला है कि हॉकी में भी हमारी टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई है। गर्ल्स हॉकी की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक गौरव की जो है घड़ी है और निश्चित रूप से इस ओलंपिक में हमको मुक्केबाजी में भी और दूसरे खेलों में भी जो है वो सफलता मिली है और ये दर्शाता है कि खेलों के प्रति जो है वो सरकार की जो पहल है, सरकार की जो सुविधाएं खिलाड़ियों की देने की है वो बड़ी है और खिलाड़ियों में भी जो है वो इस बात की तमन्ना बढ़ी है कि हम जो है अधिक से अधिक देश के लिए मेडल लेकर के आएं जब भी ओलंपिक हो। और मेरी ओर से मैं सभी मेडल जीतने वालों को बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सबसे पहले एक नाम चीनू का जो है वो लेना नहीं भूलना चाहिए। मीराबाई चीनू, जो उन्होंने सबसे शुरुआत उन्होंने की थी मेडल की और एक बहुत साधारण से परिवार से वो आई और इतने ऊंचाइयों तक गई और अब उन्होंने कहा है कि मेरा सपना जो है अब गोल्ड लाने का है। तो हमारी उनको भी बहुत बहुत, चीनू को भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। पूरा देश उनके ऊपर नाज कर रहा है। ये एक ऐसी घड़ी है। भावना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से खिलाड़ी एक वही उम्मीद से जाते हैं, वही उतनी ही मेहनत करते हैं कि हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं इंटरनेशनल तो गोल्ड जीत के आए। जिस तरह से सिंधु ने जो ट्वीट किया है कि खुश हूं या दुखी हूं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि खुशी हुआ जाएगा इस बात पर, और ये पीवी सिंधु की किस हद तक शिद्दत थी, कितना उनका प्रयास था, इस बात को दर्शाता है उनका ये ट्वीट। अगर वो यहाँ पर इस बात के लिए अफसोस कर रही है कि गोल्ड नहीं मिला है तो इसमें हम लोगों को अफसोस करने की कोई बात नहीं है। ये दर्शा रहा है कि वो किस हद तक, किस जुनून तक उस गोल को पाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और यही स्पोर्ट्समैनशिप होता है। तो सही मायनों में तो वो जीती है, हर लिहाज से जीती है। वो उनकी जो जीत है वो गोल्ड या वो किसी हीरे से भी कम नहीं है।
और उनका ये जज्बा जिसको हम सब सलाम करते हैं। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे, जैसे अभी कानूनगो साहब ने जिक्र करा था चानू का, तो चानू जो इसमें हमें सबसे एक और बात, जब मैं उनके बारे में पढ़ रही है, इसके पहले भी मैंने देखा था ओलंपिक में जब उन्होंने अभी मेडल नहीं जीता था, उससे पहले वो उनकी जब हम शुरुआत देखते हैं तो उन्होंने एक बार अपनी माँ से कहा था, इस हद तक गरीबी थी उनकी, उन्होंने कहा था कि माँ मैं गोल्ड जीत के आऊंगी, उसको हम बेचेंगे, उससे बेल लाएंगे, फिर हम जुताई करेंगे खेत की। तो बहुत दुख होता है जब हम ये बात देखते हैं, लेकिन ये एक स्पोर्ट्समैनशिप ही है और ये व्यक्तिगत प्रयास हम कहेंगे, हालांकि ये कलेक्टिव प्रयास रहते हैं, उनके कोच के भी रहते हैं, लेकिन किस हद तक उनको संघर्ष करना पड़ा हमें ये देखना होगा। आज भी हम वो सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जितनी कि हमें अपने खिलाड़ियों को कराना चाहिए। खेलो इंडिया प्रोजेक्ट निस्संदेह अच्छा है, लेकिन उसमें भी बजट एलोकेशन, प्रशासनिक स्तर पर और भी सारी चीजों में सुधार की बेहद जरूरत है। तो हम सलाम करते हैं अपने देश के खिलाड़ियों को, वो वहां तक पहुंचे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, तो निश्चित ही हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है ये। रवि जी क्या कहेंगे आप? हम देखते ही हमेशा से कि भारत की जो राह है वो ओलंपिक्स में आसान नहीं होती है। रवि जी। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, सिंधु ने मेडल जीता, मीराबाई चानू ने जीता, हमने देखा है कि हमेशा से भारत की राह ओलंपिक्स में आसान नहीं रही है। देखिए, मैं सीता जी, दरअसल पिछले कुछ सालों से भारतीय खिलाड़ियों ने, चाहे वो एथलीट हो या क्रिकेट हो या दूसरा हॉकी हो, निश्चित तौर पर काफी प्रोग्रेस भारतीय खिलाड़ियों ने की है। और जैसा अभी कानूनगो जी ने भी बताया कि जो अभी हाल ही में समाचार मिला है कि भारतीय हॉकी टीम ने, महिला हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और 1-0 से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो लगातार एशिया में तो कम से कम विश्व रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ टीम बनी हुई है। देखिए 2004, 2017 में मतलब एशिया कप अपने नाम करा, 2016 में एशियाई चैंपियनशिप उन्होंने जीती। तो निश्चित तौर पर इसके पहले 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का नाम रोशन करा है भारतीय महिला टीम ने। तो इसके ऐसी तरह से पीवी सिंधु भी जो है वो खेलों का रंग बदलने का मादा रखती है। उन्होंने देखिए जब पहले गोल्ड से जब वो हारी तो उन्होंने कांस्य के लिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि जब रियो ओलंपिक में उन्होंने पदक हासिल किया था तब उन्होंने कहा कि तब मेरी एज बहुत कम थी और लोगों को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी मुझसे, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी की तरह थी, लेकिन अब मुझसे जो है उम्मीदें बढ़ गई थी। तो ऐसे में उनका ऊपर काफी मानसिक दबाव भी था। वो बताया जाता है कि उनके पिता जो है पीवी रमला जी है, उन्होंने काफी उनको प्रोत्साहित करा कि ओलंपिक का हर मेडल जो है वो महत्वपूर्ण है और वो निराश ना हो। उसका फायदा यह हुआ कि पिता का जो प्रोत्साहन मिला तो आज उन्होंने जो है भारत को गौरवान्वित किया कांस्य पदक जीतकर। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सीता जी ये। बिल्कुल, जो मेडल जीते हैं, जो खिलाड़ी मेडल जीते हैं उनको शुभकामनाएं, और जो इस दौड़ में अभी भी रेस में है उनके लिए हम यही दुआ करते हैं कि भारत के नाम जितने हो सके उतने मेडल आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। 75 साल में पहली बार भारतीय पीएम 15 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करेंगे। 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में इंटर करने वाले हैं और तभी पहली बार होगा ये कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये परिषद का एक रूटीन जो है वो चलता रहता है। हर वर्ष अलग अलग देशों को जो है वो अध्यक्षता का अवसर दिया जाता है। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि इस वर्ष जो है और काफ़ी आज़ादी के बाद जो है इतने लंबे समय के बाद भारत को उसकी अध्यक्षता करने का, राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए भारत की जनता की ओर से हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि वो जो है अध्यक्षता करके वहाँ पर संबोधित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये संबोधन यदि मोदी जी हिंदी में दें तो इससे राष्ट्र की गरिमा, भारत की गरिमा और बढ़ेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो किस भाषा में संबोधन करते हैं, लेकिन देशवासियों की अपेक्षा ये रहेगी कि वो हिंदी में संबोधन करें तो देश का मान जो है
और बढ़ेगा इससे। निश्चित। भानु जी, आपके पास आना चाहूंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे अधिकतम नतीजे दे सके और हमेशा से ही भारत की आवाज सुधारवादी होगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमें मौका मिलना ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये एक रोटेशन के तहत होता आया है। भारत अस्थायी सदस्य इसका 92 तक रहा है कंटिन्यूस रूप से। उसके अलावा कई बार कोशिश भी की गई है कि हमें स्थायी सदस्यता मिले, जो कि बहुत वाजिब भी है हमारी ये मांग। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत, और उसके साथ में ही अगर मार्केट के हिसाब से भी देखा जाएगा तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जैसे अफगानिस्तान में अभी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तालिबान का खतरा बढ़ रहा है, नियो नेशनलिज्म पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आया हुआ है, तो किस तरह से हम इस फोरम को, इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक रूप में अपने फेवर में एक वहाँ के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जनमानस को ला सकते हैं, इसको हम इस हमारे प्रयास में हम किसी भी रूप में नहीं चूकना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी, आपके पास आना चाहूंगी। फ्रांस से ये जिम्मेदारी भारत ने ली है, आज से ही इसका कार्य शुरू हो गया, आज पहला दिन है इसके लिए। और जो ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, देश के लिए कड़ी सुरक्षा के मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। ये अल्फाबेटिकली परिवर्तन होता है। इस बार फ्रांस के बाद भारत का नंबर आया है, जो है 10 स्थायी सदस्य जो है वो उनमें से एक है, और उसकी कोशिश यही है कि वो स्थायी सदस्य हासिल करे। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण वीटो पावर होता है वो जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस और फ्रांस, इनके पास जो है वो प्रस्तावों को, अगर एक भी सदस्य अगर उसमें से इनकार करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बात नहीं जाती है, लेकिन अस्थायी सदस्यों के पास ये पावर नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में जो है भारत स्थायी सदस्य होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण वाकई में गौरव का विषय, खासकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाकई गौरव का विषय है कि 75 साल बाद जो है भारत को इस तरह की कोई अधिकार मिला है विश्व स्तर पर। तो जहाँ तक देखिए इसकी जो मुद्दों की बात है, तो निश्चित तौर पर विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हमारी जो समुद्री सुरक्षा है, शांति प्रक्रिया है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये तमाम मुद्दे जो है इस सम्मेलन में, अगले सम्मेलन में भी रहेंगे। तो इससे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान की बड़ी है। पाकिस्तान को इससे एक टेंशन पैदा हो गया है, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि भारत के इस तरह से विश्व स्तर पर प्रमुखता मिले। तो स्वाभाविक तौर पर एक महत्वपूर्ण गौरवान्वित करने वाले और वाकई में उपलब्धि कही जाएगी, महत्वपूर्ण। जी निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल में पहली बार देश के पीएम इस परिषद की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों का दौर आज से शुरू होगा, कार्य का दौर आज से शुरू होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें संबोधन देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की पहली सूची में सिंधिया समर्थकों की जगह पक्की मानी जा रही है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोलार डैम पर सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद की 10 घंटे तक मैराथन बैठक चली, कैसा देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में लंबे समय तक बैठकें चलना कोई नई बात नहीं है। इसके पूर्व भी हम कई उदाहरणों में देख चुके हैं कि इस प्रकार की बैठकें होती रही है। और चूंकि विषय जरा पेचीदा है, सिंधिया समर्थकों को निगम मंडल में जगह देना अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पाए। यदि चुनाव उन्होंने जीता होता, उपचुनाव, तो वो निश्चित रूप से मंत्री पद पर विराजमान होते। अब सिंधिया जी ने जो अपने समर्थकों से कमिटमेंट किया है, उसके लिए सिंधिया जी का दबाव जो है वो बढ़ा है, और संगठन को और ख़ास करके शिवराज जी को उस दबाव को कम करने के लिए इन लोगों को, जिनका आपने नाम लिया है, इमरती देवी और दूसरे जो लोग हैं राजनीतिज्ञ, इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इनका होना अनिवार्य है।
और कई निगम मंडल अभी खाली रखे हुए हैं। वो खास करके इसीलिए रखे हुए हैं कि इन लोगों को कहीं एडजस्ट किया जाए। लेकिन एक बात जो और देखने वाली होगी वो निश्चित रूप से ये होगी कि जो वर्षों से बीजेपी में अपना खून पसीना बहा करके और अपने स्तर पर संघर्ष करके और बीजेपी को आगे लाए हैं, वो खास करके ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे पूर्णकालिक जो लोग हैं जो हमेशा बीजेपी की मजबूती के लिए प्रयास करते रहते हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा उनमें निराशा भाव पैदा होगा। हालांकि अब ये कहा जा सकता है कि ये भी अब बीजेपी के हैं, लेकिन आयातित लोग हैं और जो वर्षों से बीजेपी के जन्म काल से, जनसंघ के काल से लोग जो जुटे हुए हैं, ऐसे समर्थक और उनके जो बीजेपी को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा न हो, इस बात का ध्यान संगठन को, मुख्यमंत्री को रखना पड़ेगा। ये निश्चित बात है। अन्यथा क्या होगा कि एक समय में अभी लोग चुप रहेंगे, लेकिन बाद में जो है वो कहीं ना कहीं असंतोष उभरेगा और वो असंतोष बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। निश्चित ही। भावना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक साथ सूची जारी करने पर सहमति नहीं बनी है। अगले हफ्ते से नियुक्तियां होने लगेंगी। अनिल सिंह कंसाना, रघुराज और जाटव की बात करते हैं, उनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। 10 घंटे तक और शायद अभी 21 जुलाई की बात है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के साथ में भी बड़ी मशक्कत की गई है जी। और सीएम साहब के भी दिल्ली के दौरे बहुत लग रहे हैं। तो एक बात ये तय है कि संगठन के अंदर जो कार्यकर्ता रहा या जो कई दिनों से जो मूल रूप से रहा है बीजेपी का, उनके अंदर ये असंतोष को किसी भी तरह से पाटने की कोशिश की जा रही है। पहले उन्हें निराश होना पड़ा मंत्रिमंडल को लेकर। जैसे ही सिंधिया समर्थक आए 22 मंत्री यहाँ पर, और उनमें से कहीं को बहुत अच्छी पोस्ट दे दी गई है, या कहा जाता है मलाईदार विभाग की जो बात होती है वो दिए गए हैं। तो निश्चित तौर से कई बार मैंने बीजेपी के भी जो जुड़े हुए रहे हैं उन लोगों को ये कहते सुना है, या मुझसे भी जब वो बात करते हैं तो उनमें गुस्सा नजर आया। उन्होंने कहा कि क्या हम यहाँ कुर्सी उठाने के लिए या दरी बिछाने के लिए रह गए हैं? जब संगठन में देने की बात आती है तो हमारा ही अपना संगठन बाहर से आए हुए लोगों को दे रहा है। तो ये एक असंतोष बहुत बड़ा है। चुनाव आने वाले हैं जिसकी अभी और आगे बढ़ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें उम्मीद रहती है कि अगर यहाँ पे मंत्रिमंडल में नहीं है तो जहाँ जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया उनके समर्थकों को निगम में, मंडलों में या किसी इस तरह के पोस्ट पर बैठाया जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर असंतोष होता है तो फिर वो किसी भी पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। तो यही वजह है कि मीटिंग का दौर लगातार जारी है, एक साथ लिस्ट जारी नहीं हो सकती है। सीधी सी बात है कि आज बीजेपी उसी मशक्कत से जूझ रही है जिससे कभी कांग्रेस जूझा करती थी। बिल्कुल। रवि जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, भावना जी ने सही कहा कि वो आयतित लोग हैं और पुराने लोग हैं, उनके बीच में इस तरह की कशमकश की स्थिति है। और चाहे अनचाहे कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसमें नया गुट तैयार हो रहा है। हालांकि काफी सिंधिया जी भी कहते रहे कि भाई हम दूध में पानी की तरह मिलने वाले मंच से हैं, और भाजपा भी यही दावा करती रही, लेकिन ये फर्क साफ नजर आ रहा है पिछले 1 साल के दरमियान। तो स्वाभाविक तौर पर जो भावना जी ने बात कही कि आने वाले समय में अगर इस असंतोष को नहीं थामा गया तो स्थितियां और जटिल होंगी। और मुझे लगता है कि जो कल जो बैठक हुई है उसमें सिंधिया समर्थकों को जगह मिलेगी। हालांकि 3-4 नाम जो चर्चा में हैं उनको एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा कि बाकी जो पुराने लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएं। तो संतुलन कायम करने की पूरी कोशिश होगी, और यही वजह है कि लंबे समय से इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसको एक वजह नगरीय निकाय के चुनाव भी बताए जा रहे थे कि नगरीय निकाय के चुनाव की लेकर जो है असमंजस की स्थिति है, उसके चलते ये नियुक्तियां अटक रही हैं।
तो लेकिन अब जब स्थिति साफ हो गई कि नगरीय निकाय के चुनाव 6 महीने नहीं होना है, तो ऐसी स्थिति में जो है अब नियुक्तियां करके और जो असंतोष पनप रहा है संगठन में वो दूर करने की कोशिश होगी। निश्चित बीजेपी की कोशिश चल रही है कि सबको साध के चला जाए, लेकिन कितने लोग उससे संतुष्ट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितनों में संतोषजनक स्थिति बनती है, वो तो आने वाला समय बताएगा जब नियुक्तियां होंगी और क्या कुछ नाम सामने आते हैं। बढ़ते अगली खबर की और राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकारें अब चुनावों में तमाम तैयारियों में व्यस्त हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। वहीं अब बात की जाए पहली लहर की, तो अगस्त रिपोर्ट ये बता रही है कि पहली लहर में भी अगस्त से ही मरीज बढ़ना शुरू हुए थे, और अभी की जो स्थितियां हम बाहर देख रहे हैं, त्योहारों का समय आ गया है, अनलॉक सारी चीजें हो चुकी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर देखे, छुट्टियों वाले दिन देखे तो लगभग 3 से 4 हजार की संख्या एक साथ जुटती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंताजनक स्थिति बनती नजर आती है। बिल्कुल, तीसरी लहर या ये कहें कि दूसरी लहर का पूरी तरह अंत हुआ नहीं है, तो जो अगले संक्रमित हो रहे हैं या तो उनको हम कहें कि ये तीसरी लहर के लोग हैं, या ये कहें कि दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। लहर की बात अगर छोड़ दें और कोरोना पे ही केंद्रित हों, तो कोरोना अभी गया नहीं है, जैसा आपने कहा ये स्पष्ट है। केरल में अभी हमने देखा कि वहाँ बहुत संख्या इसकी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थानों पर भी बढ़ रही है, और खास करके मध्य प्रदेश में भी मरीज मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम खबरें पढ़ते रहते हैं। अब ये मरीज यदि कंट्रोल में नहीं आए और लोग यदि कंट्रोल में नहीं आए और इसी प्रकार अपने जो संलिप्तता दूसरे जगह पर है, भीड़ वाले स्थानों पर है, यदि इसको बढ़ाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब इसकी बड़ी भारी संख्या में हमको इसका सामना करना पड़ेगा, और कमोबेश फिर कहीं ईश्वर ना करे वही लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो और लोग जो है फिर परेशान हो, क्योंकि 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन से आदमी की पूरी तरह से रीढ़ टूट चुकी है, और वो महंगाई से, बेरोजगारी से, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं, महंगाई चरम पे जा रही है, तो इन दोनों चीज़ों से वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। अभी समय है कि लोग जागृत हों और इस प्रकार आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलें, और जो कोरोना की खास गाइडलाइन है, मास्क लगाना, अपने आप को डिस्टेंस का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहें हम रखना, और हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, इसको यदि हम बराबर अपनाते रहेंगे तो हो सकता है कि ये जिसको कहा जा रहा है कि तीसरी लहर या दूसरी लहर का अंत नहीं है, तो इससे मरीजों की संख्या कम होगी। जैसा कि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बताया है, उसी का पालन करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। अन्यथा ये बीमारी जो है वो हमको कहाँ ले जाएगी, सरकार भी आखिर कब तक और किस हद तक, क्योंकि जो सरकार का जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, सबसे ऊपर डॉक्टर की श्रेणी आती है, फिर दूसरे जो वर्कर्स हैं हॉस्पिटल के, वो उनकी श्रेणी आती है, वो भी कितना करेंगे, वो भी बुरी तरह से कोरोना से थक चुके हैं। तो यदि अब अगली लहर यदि आती है और ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी मानवता को। भावना जी, निश्चित ही केरल में हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा भी वहां पर हो चुकी है। मौतों की जो संख्या है मरीजों की वो भी बढ़ रही है। वहीं तस्वीरें जो छपी है इंदौर के 56 दुकान की छपी है कि कितनी भीड़ वहां पर लग रही है, क्या कहेंगे आप इंदौर की स्थिति पर?
देखिए, मैं तो यहाँ के बारे में कहे या पूरे प्रदेश के बारे में कहे कि हमने खुला निमंत्रण दिया है तीसरी लहर को या दूसरी लहर को भी हम खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। इंदौर की बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों तक यहाँ पर नए केसेस की संख्या आ रही थी 1, या रिपीट पॉजिटिव करते थे तो 2 आती थी ज्यादा से ज्यादा, और अभी 1 और 2 दिनों में ये संख्या जो पहुंची है वो 7 के करीब पहुंची है। एक दिन में 7 पॉजिटिव केस। हमें इस केसेस को इस तरह से नहीं आंकना चाहिए कि 1 ही मिला है, 2 मिला है या 7 मिले हैं। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि ये संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति से 2 में 3 में इस हद तक पहुंचता है ये। हमें नजर रखना चाहिए एक्टिव केसेस पर, जिसकी की संख्या अभी भी बढ़ रही है। और हमने एक साथ सभी चीजों को खोल दिया यहाँ पर, तो ये एक हमारा जो निर्णय लिया गया है शासन के स्तर पर, उसको भी हम कह सकते हैं कि इस चीज को रोकने में सही नहीं होगा। स्कूल संचालकों के दबाव में, जो मैंने बात पहले भी कही थी, स्कूल खोल देना एक साथ निर्णय, ये भी एक सोचने विचारने वाली बात आती है। जनता को तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि जनता सेल्फ कंट्रोल्ड रहे। 56 दुकान की बात हो या घूमने फिरने वाले स्थानों की बात हो, वहाँ पर पूरा मजमा लग जाता है पर्यटकों का। तो ये हर स्तर पर लापरवाही है। तो अभी भी स्थिति बेहद चिंताजनक है, हमें इसमें सुधरने की बहुत जरूरत है। निश्चित ही समय की कमी को देखते हुए रवि जी, आपसे जल्दी से इसी पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह भावना जी ने भी कहा कि कल वहाँ पे 7 केस आए हैं और भोपाल में भी कुछ केस आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में लोगों को सतर्क करते रहेंगे, भाई हमें जो है इससे बचाव के लिए तो सारे जो उपाय किए जा सकते हैं वो करना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, और लोगों को वाकई में खुद सोचना पड़ेगा कि हम तीसरी लहर को आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं कहीं। कल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्याध्यक्ष है उन्होंने भी यही बात कही कि हम जो है इसमें जन जागृति अभियान चलाएंगे, पूरे देश में 1 लाख गाँव में वो जाएंगे। मध्य प्रदेश के 7,500 गाँवों का चयन उन्होंने किया। तो निश्चित तौर पर सामाजिक संगठन भी जो है वो संस्थाएं भी है लगातार इस दिशा में प्रयासरत है, तो इसमें नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, राजेंद्र जी, रवि जी और भावना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और विश्लेषण के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।